अच्छा बेटा, टुडे वी आर स्टार्टिंग 4024 पेपर 1 2। और तो 4024 पेपर 1 2, मई जून 2024, एंड द पेपर टाइम इज ऑफ 2 आवर्स। ठीक है ना? तो दिस वन इज अ नॉन कैलकुलेटर वर्जन पेपर। आपने विदाउट कैलकुलेटर ये पेपर सॉल्व करना है। यूजली पेपर 2 आवर्स का होता है, बट बच्चे थोड़ा जल्दी कर भी लेते हैं। टोटल मार्क्स फॉर दिस पेपर इज 80 मार्क्स, बट यू गाइस नो दिस कि अब आपके पास जो पेपर आएगा दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है ना? दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। Now, in question number one, it says here are five temperatures in degree centigrade: 4, 1, -6, 0, and -2. And they're asking you to write them in an order. और order कैसा हो, देखो उन्होंने मेंशन करा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट वन। तो आपने इन दोनों में इन पांचों नंबर्स में से लोएस्ट नंबर चूज करना है। एंड द लोएस्ट नंबर अमंग ऑल ऑफ दीज इज ऑब्वियसली -6, जो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, दैट इज द लोएस्ट नंबर, राइट? तो -6 इज द लोएस्ट नंबर। उसके बाद -2, जितना माइनस में वैल्यू छोटी जाती है नंबर उतना बड़ा होता चले आता है। देन वी हैव 0, देन वी हैव 1, एंड देन वी हैव 4। ठीक है ना? दिस इज द ऑर्डरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको यही काम करने के लिए बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन, बट यहां पर नंबर्स इंटीजर्स नहीं है सारे। यहां पर नंबर्स डिफरेंट फॉर्मेट में 0.45, 3/8, 40%। तो अगेन यू नीड टू कन्वर्ट देम इन एनी वन ऑफ द फॉर्मेट। या तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, या आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जिसमें आपका दिल करे आप उसमें कन्वर्ट कर लो, ताकि आपके लिए आसानी हो वर्किंग करने में। ठीक है ना? अब देखो यहां पर अगर हम 3/8 को देखते हैं, तो 3/8 एक फ्रैक्शन है। अब देखो 3/8 एक फ्रैक्शन है, या तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो या परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इधर फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट करना वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन, बल्कि डेसिमल में या परसेंटेज में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, वो आपको इतना थॉट प्रोसेस करने के लिए नहीं देता यहां पर कि आप 3/8 की टोटल कैलकुलेशन करने लग जाओ। देखो 3/8 की अगर आप डिवीजन करने लग जाओगे तो काम बहुत ज्यादा, अगर आप डिवीजन करने लग जाओ तो देखो डिवीजन के लिए तो आपने फिर ये काम करना है कि आपने 3 को डिवाइड बाई 8 करना है, अगर आप डिवीजन भी करते हो। ठीक है ना? हम डिवीजन वाला प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां पर रिवाइज भी हो जाएगा। तो 3 डिवाइड बाई 8, अब 3 को डिवाइड नहीं हो सकता, आई पुट 0 ओवर हियर। 3 - 0 is 3, डेसिमल 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे। आई वुड हैव अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ फिर डी के बाद। तो 8 3 = 24। अब यहीं से मुझे पता चल गया, आई डोंट हैव टू डू मच वर्किंग। देखो यहाँ पर माइनस करवाऊंगा, 6 आ जाएगा। मैं इसके आगे ज्यादा डिवीजन नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे पता है कि अगर 3 डिवाइड बाई 8 करता हूं तो 0.3 समथिंग आ रहा है। सो आई डोंट हैव टू वर्क फॉर द होल डिविजन थिंग। सबसे पहले ही मुझे पता चल रहा है कि 3/8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये 0.45 है। दिस वन इज 0.4, 40% इज 0.4, 40 कह लो। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0.3। तो आप इसका एक्चुअल नंबर लिखोगे 3/8। आपने यहाँ पर 3/8 लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट 0.3 एंड समथिंग। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके नहीं लिखना, जो एक्चुअल नंबर है वही आपने लिखना है। तो 3/8 इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज। उसके बाद बड़ा कौन सा नंबर है? 40%। आपने बिल्कुल अलॉन्ग विद साइन जो जो वैल्यू एग्जैक्ट यहां पर लिखी हुई है ना, आपने वही लिखनी है। और फिर 0.45 इससे बड़ा नंबर हो गया, राइट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क अलॉन्ग विद डेसिमल इन कंपैरिजन विद दीस नंबर्स। के आपने ये नहीं कि आपको एक नंबर के लिए कोई ज्यादा बड़ी वर्किंग देगा, आपने छोटी सी डिवीजन कर ली, ये करके दिखा दिया। 3/8 अगर आपने दिमाग में देख लिया कि भाई ये 0.45 0.46 छोटा नंबर है, इफ यू आर श्योर अबाउट इट, तो आप वो भी कर सकते हो। वर्किंग की खास जरूरत नहीं है यहाँ पर। Then again, it shade it says shade one more small square. Question number two, it says shade one more small square so that the diagram has one line of symmetry. लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ने पढ़ा हुआ है। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा हो कि जो लाइन आपके पास बने, और जब आप शेप को फोल्ड करो उस लाइन से, तो शेप एग्जैक्टली एक दूसरे पर ओवरलैप करे। शेडेड रीजन के ऊपर ओवरलैप करे,
अनशेडेड रीजन अनशेडेड रीजन के ऊपर ओवरलैप करे। ठीक है ना। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं वो लाइन यूं बनाऊंगा, लेट्स से लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर वो सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास यूं बन जाएगी। तो देखो बेटा, इफ आई शेड दिस वन, क्या क्या आपने शेडो प्रॉपर शेडिंग करनी है। क्या ठीक है ना, यू हैव टू शेड द प्रॉपर सर्कल हियर। आपने प्रॉपर शेडिंग करनी है इसकी। अब देखो, ये शेड का हाफ रीजन ये हाफ के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये हाफ हाफ के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये पूरा शेड स्क्वायर इस शेड स्क्वायर के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये हाफ हाफ के ऊपर ओवरलैप करेगा। और बाकी जितने भी अनशेडेड हैं बेटा, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो एक ऑप्शन हमारे पास यहां पर इसका आ जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन आ रहा है तो आप उससे भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसी को ही मान लेना है। क्योंकि मेरे पास इसके पास एक और ऑप्शन आ रहा है। इफ आई आस्क यू कि मैं इसका एक और ऑप्शन आपको दिखा दूं, यू कैन हैव वन मोर ऑप्शन जो कि आप यहां पर कर सकते हो। लेट मी शो यू कि वो एक और ऑप्शन कौन सा है जिसपे बेटा आप करके सेम चीज कर सकते हो। लेट मी जस्ट राइट और हेयर कि अगर बेटा मैं यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री यूं बना दूं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या फिर डायगोनल में हो सकती है। तो यहां पर डायगोनल इज द बेस्ट ऑप्शन। तो देखो बेटा, अगर मैं इस पोर्शन को शेड कर दूं, तब भी मेरे पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री यही रहेगी जो कि मैंने रेड से ड्रॉ करी हुई है। एंड यू कैन सी कि ये पूरा पोर्शन इसके साथ शेड करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है ना। तो कोई सा भी आप ऑप्शन दे दें, कोई सा भी आंसर दे दें, दैट इज टोटली फाइन। इसमें कोई मसला वाली बात। अच्छा बेटा, ड्राइंग अ लाइन इज नॉट नेसेसरी, बट शेडिंग इज नेसेसरी। सही है ना, याद रखिएगा। अच्छा, अगेन शेड वन मोर स्मॉल स्क्वायर। देखो, आपने एक और स्क्वायर शेड करना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री टू होना चाहिए। देखो, जब भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री टू होना चाहिए, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि 360 डिवाइड बाय टू, यानी एक एग्जैक्टली ये शेप रिपीट होगी, एग्जैक्टली ये शेप रिपीट होगी। आपने एक और स्मॉल स्क्वायर शेड करना है ताकि एग्जैक्टली ये शेप रिपीट हो जब 180 डिग्री रोटेट करें। तो जब ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री टू होगा तो आप क्या देखोगे, आप 180 डिग्री देखोगे कि अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं, अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं, तो आई हैव एग्जैक्टली सेम शेप। देखो, मैं कौन सी जगह को शेड कर रहा हूं, आई एम शेडिंग दिस पोर्शन। मैं इसका यहां पर ब्लूप्रिंट मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको दिखा सकूं। देखो, अगर मैं यहां पर आपके सामने क्रॉस में इसलिए डाल रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं मैं 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। ये देखो, मैं इसको अभी 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। देखो, ये आपके पास 90 डिग्री, देन 180 डिग्री। देखो, सेम शेप रिपीट हो गया। तो 180 डिग्री पे एक दफा, और फिर देखो, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री रोटेट करा, विद इन 360 दो दफा सेम शेप रिपीट हुई है विद इन 360। इसलिए बेटा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना हो गया, टू हो गया। तो इसका मतलब ये जो मैंने शेडिंग करी है बिल्कुल सही करी है। इस शेडिंग करने की वजह से मैंने अगर शेप को देखा 360 के विद इन 360, बेटा आपके पास दो दफा सेम शेप रिपीट हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री टू हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास केस यहां पर हो जाता है। अब यहां पर लेट्स स्टार्ट विद द अच्छा बेटा, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा सब देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर थ्री दे आर आस्किंग यू के यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑलगर राइट्स अ लिस्ट ऑफ फाइव नंबर्स। ठीक है। और द मीडियन ऑफ द नंबर इज 12, और द मॉड ऑफ द नंबर इज 11, द रेंज ऑफ द नंबर इज 10, द सम ऑफ द नंबर्स इज 75। फाइंड द फाइव नंबर्स इन ऑलगा's लिस्ट।
अगेन जब आप ये 5 नंबर आपने, यू नीड टू फाइंड आउट दोस 5 नंबर्स, तो अगेन यू नीड टू थिंक ऑफ दोस नंबर्स। देखो एक नंबर तो मुझे पता है, मॉड अगर 11 है ना, इसका मतलब इन 5 नंबर्स में से अगर मॉड 11 है, इसका मतलब 11 इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। क्या पता 11 एक दफा तो नहीं होगा, इट कुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 4 टाइम और 5 टाइम्स। या तो पांचों में 11 लिखा हुआ हो, या तो चार में या तीन में या दो में एटलीस्ट तो 11 लिखा होगा, तभी मॉड 11 बनेगा। ठीक है, देन इट सेज द मीडियन इज 12, मीडियन इज द मिड नंबर। सो लेट से मीडियन इज द मिड नंबर, मैं दो नंबर्स को 11 कह देता हूं, एक नंबर को 12 कह देता हूं। ठीक है ना। सो वी गॉट 3 नंबर्स ऑलरेडी, कि मॉड भी देखो अभी सेटिस्फाइड है, 11 इज द मॉड टिल नाउ। मीडियन मिड नंबर 12 है। मिड नंबर 12 से मुराद ये कि 12 के लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ वैल्यूज और 12 के राइट साइड पे नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो 12 के लेफ्ट राइट साइड पे दो वैल्यूज हैं, 12 के राइट हैंड साइड पे भी दो वैल्यूज हैं। तो टिल नाउ 12 इज ऑल्सो मीडियन। अब आपने यहां पर ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि अगर मैं इनका सम करूं, अगर मैं इनका सम करूं तो 75 बने। ओके। और इनका रेंज, रेंज कहते हैं बेटा याद रखिएगा, रेंज कहते हैं मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये याद रखिएगा। मीडियन कहते हैं मिडिल नंबर को। मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड नंबर को। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस तरह। ठीक है ना। तो देखो अब आपके पास मिडिल नंबर 12 है, मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, रेंज कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू में 11 कहता हूं, क्योंकि 12 मीडियन है, मिड नंबर है, इसके लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट हैंड साइड नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होंगी। तो अगर 12 इज अ मीडियन और ऑर्डर में होती हैं, ठीक है ना, मीडियन में ऑर्डर में होती हैं, इसलिए 12 से पहले जो दो नंबर्स हैं वो 12 से छोटे ही होंगे, 12 से बड़े नहीं हो सकते। तो मैं बिल्कुल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ये 11 देन 12। तो अब आपके पास जो लास्ट नंबर है, मैं वो मालूम कर सकता हूं, क्योंकि देखो रेंज हमारे पास है 10, मैक्सिमम नंबर आई डोंट नो कितना होगा, मिनिमम नंबर मेरे लिए 11 है। तो 10 प्लस 11 इज 21, माई मैक्सिमम नंबर इज 21, राइट। अब ये मिडिल नंबर मालूम करना है। देखो हमारे पास सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स 75। तो देखो बेटा 75 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 11, 75 में से बेटा मैं 11 दो दफा सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, फिर 12 सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, देन 21, तो बेटा मेरे पास एक ही नंबर बच जाएगा, दैट इज 20। 20 इज गोइंग टू बी द फोर्थ नंबर हियर। और देखो यहां पर सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरे पास मीडियन भी 12 है, मीडियन के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज, मीडियन से पहले नंबर ऑफ वैल्यूज सेम है, टू टू वैल्यूज हैं, मीडियन इज द मिड वैल्यू, मॉड भी हमारे पास 11 आ रहा है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर, रेंज भी हमारे पास 10 आ रही है। सो यू गॉट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स, जहां पर हमारे पास बेटा 5 नंबर्स हैं जहां पर हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। Now heading towards question number 4, it says 4 किलोग्राम into ग्राम्स में कन्वर्ट कर देखें, ये हमने कन्वर्जन पढ़ी भी है। तो बेटा किलो का मतलब होता है 1000, इफ यू मल्टीप्लाई दिस, इफ यू रिमूव दिस 1000 किलो, यू गेट 1000 ओवर हियर, और ये 1000 ग्राम्स हो जाएगा। तो 4000 ग्राम्स, ये आपने पूरा लिख दिया। अच्छा याद रखें, अगर यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ, यू नीड टू राइट द यूनिट, बट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दैट्स टोटली फाइन। कन्वर्ट 250 सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर। ठीक है। तो देखो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब से आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन ये बात हमने कन्वर्जन में पढ़ी थी, कि अगर आपके पास कोई चीज सेंटीमीटर क्यूब में है और आपने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, सो यू विल डिवाइड दैट नंबर बाय 1000। लीटर को सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, तो यू मल्टीप्लाई बाय 1000। और देखो यहां पर अगर आप सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है, सो यू डिवाइड बाय 1000। तो 250 डिवाइड बाय 1000, आंसर स्पेस में लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज, इन दिस क्वेश्चन ऑल डायमेंशन आर गिवन इन द सेंटीमीटर्स, द डायग्राम shows the parallelogram, find the perimeter of the parallelogram। देखो क्वाइट इजी क्वेश्चन, पैराग्राम वी ऑल नो दिस, के सम ऑफ ऑल साइड्स
तो अगर ये पैराग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। 6 + 6 + 11 + 11, 6 + 6 is 12, 12 + 11 is 21, 21, 12 + 11 is 23, 23 + 11 is 34, तो 34 बेटा आपके पास इज गोइंग टू बी योर टोटल पैरामीटर। पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज द डायग्राम शो द ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वी ऑल नो दिस। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड y + 13। See, these are parallel sides. They've already told you कि हमारे पास ये parallel sides हैं, इन दोनों का sum multiply by height। तो बेटा एरिया इज ऑलरेडी गिवन, तो यहां पर मैं 36 लिख दूंगा। ये 1/2 y + 13। Now do the cancellation stuff here. 2 1s are 2 to the 4, 2 1s are 2 18s are। Now 18 minus 13 is going to be 5 here. So you got the value of y which is 5। एंड देखो यहां पर मैं यूनिट लिख रहा हूं, y is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वी हैव a question, Jack, question number 6. Jack uses cards to make a two-digit number. Complete the missing card to give a two-digit number that is not a prime number. तो देखो यहां पर टू डिजिट नंबर बनाना है। अब पहला नंबर यहां पर मिसिंग है टू डिजिट नंबर में से, और यहां पर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं टू डिजिट नंबर के, टू डिजिट नंबर एक इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट शुड नॉट बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं यहां पर लेट से, अगर मैं यहां पर 33 लिख देता हूं तब भी ये नॉट अ प्राइम नंबर। अगर यहां पर मैं 43 लिखूंगा तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। 53 लिखूंगा वो भी प्राइम नंबर हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो राइट 63, यू कैन ऑल्सो राइट 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और बेटा अगर आप यहाँ पर 93 लिखोगे वो भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन है आपके पास, आपको ये भी लगते तो दैट्स टोटली फाइन। मी सेज व्हेन आई ऐड द टू मल्टीपल्स ऑफ थ्री, व्हेन आई ऐड द टू मल्टीपल्स ऑफ थ्री, मल्टीपल्स ऑफ थ्री क्या होते हैं जो थ्री के टेबल में है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। द आंसर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट मी इज रॉन्ग। तो मैंने चेक करा, मैंने बोला देखो अगर मैं 3 + 9 करता हूँ, 3 + 6 करता हूँ तो 9 आता है। तो 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। देखो 3 इज अ मल्टीपल, टू मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इनको ऐड करता हूँ 9 आ रहा है। इज इट अ मल्टीपल ऑफ 6? नो। सही है ना, तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, तो ये हमने एग्जांपल दे दी, दैट्स इट। 9 इज नॉट अ, अगेन यू कैन गिव एनी अदर एग्जांपल एज वेल। आप 6 + 9 दे दें, 6 + 9 भी आपके पास जो है ना वो 15 बनता है, 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, वर्कआउट। मैंने सेज वर्कआउट, यू नीड टू शो द वर्किंग, डायरेक्टली मत कर दिएगा। इट सेज 2/7 डिवाइड बाय 1/3। When you convert this divide into multiplication, you always take the reciprocal of the very next fraction। तो बेटा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मिल रहा होगा, 2 3 6, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मिल रहा होगा, 7 1 7। तो 6/7 इज आंसर। इस इज वर्कआउट, यू हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स, डू फ्रैक्शंस। तो आपके पास व्हेन यू हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस यू नीड टू मेक श्योर कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर में 6 और 4 का मैं एलसीएम लूंगा, 6 और 4 का एलसीएम लेट से आपके पास आ रहा है 12। तो देखो 6 to the 12 होता है, तो नीड टू मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर बाय 2 एज वेल। और देखो बेटा आपके पास 10 + 9 19/12।
तो कुछ कैंसिल यहाँ पर हो रहा है, नथिंग कैंसिलिंग आउट। तो बेटा आप इसमें मिक्स फ्रैक्शन में नाम दे दोगे, 12 वन 12 होता है, देन 7 लेफ्ट, 7/12 इज गोइंग टू बी द मिक्स फ्रैक्शन। तो 1/7/12 इज द आंसर। ठीक है ना? तो दैट वाज माय मिस्टेक, 4 3 12 मुझसे गलती हो गई थी, कहीं इसको देख लीजिएगा। Again, let's move on to question number 8. Question number 8, part A, it says a train leaves the station A at 7:43 and train B arrives at the station B at 10:27. Work out the time trains takes to travel from A to B station. जर्नी टाइम निकालना है हमें, है ना? अराइवल टाइम में से इफ वी सब्ट्रैक्ट द लीविंग टाइम जो डिपार्चर टाइम होता है, तो बेटा विच इज 7:43, इनको माइनस करवा दें। अब देखो, ऑब्वियसली 27 इज अ मिनट, ये मिनट की कॉलम है, ये आवर से कॉलम है, राइट? तो मिनट्स में से मिनट्स माइनस होंगे, आवर्स में से आवर माइनस होंगे। अब 27 मिनट्स में से 43 मिनट्स तो माइनस हो नहीं सकते। तो हमने करा क्या, हमने यहां पर लिखा 9 और यहां पर 60 मिनट ऐड करवा दिए। तो यानी अगर मैं यहां पर कुछ यूं लिख दूं, 987 एंड देन 7:43, तो 7 - 3 is 4, 8 - 4 is 4, 9 - 7 is 2। तो बेटा ये आ रहा है जर्नी टाइम 2 hours 44 minutes। तो आपके पास जर्नी टाइम निकल कर आ गया 2 hour 44 minutes। ठीक है ना? नेक्स्ट इन पार्ट बी इट सेज अ बस लीव द स्टेशन बस एट 6:25। It arrives at the airport at 7:05. The distance from the bus to station to the airport is 24 kilometer. Calculate the average speed of the bus for this journey. Give your answer kilometer per hour. Okay, you need to get the answer in kilometer per hour. अब देखो 6:25 से 7:05, हाउ मच टाइम इज इट? हमें तो पहले ये देखना है 6:25 से 7:05 तक कितना टाइम है। तो इफ यू कैन सी के 6:25 से 7:05, यू डोंट हैव टू डू मच कैलकुलेशन ऑन दिस, ये आपको पता चल रहा है, इट इज 40 मिनट्स। तो मिनट्स को बेटा अगर आर में कन्वर्ट करना है तो इट इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय 60। तो बेटा ये ऑलरेडी 2/3 आवर्स हो जाएगा ये। ठीक है? अब आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर, ऑलरेडी इन किलोमीटर, और टाइम हमने ऑलरेडी आवर्स में निकाला हुआ है, 2/3 आवर्स। तो देखो बेटा, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा 24 × 3/2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 1 2 12 12 3 36। So your answer is 36 kilometer per hour. Your final answer will be 36 kilometer per hour. Right? Now you can see there are red pens, blue pens, and black pens in a box. There are X red pens. The number of blue pens is 5 more than the number of pens of red pens. The number of black pen is 2 times the number of blue pens. ठीक है? Now they have given you the relationship between red, blue, and black pens. Write an expansion in terms of X for the total number of pens in the box. Give your expression in the simplest form. Expression का मतलब है you don't have to write any equals to sign here. बस x की फॉर्म में आपने वेरिएबल की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर द टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो देखो रेड पेन कितने हैं? x हैं, उसमें ऐड कर दो ब्लू पेन्स। ब्लू पेन्स कितने हैं? ब्लू पेन्स आर 5 मोर देन द रेड पेन। मोर का मतलब होता है ऐड। तो x में x वॉज द रेड पेन्स, उसमें 5 और ऐड कर लो तो ब्लू पेन्स आ जाएंगे। देन वी हैव ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन कितने? 2 टाइम्स। इट सेज 2 टाइम्स, टाइम्स मींस मल्टीप्लीकेशन। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स। ब्लू पेन्स कितने हैं? x + 5। तो x + 5 का 2 टाइम्स कर लिया मैंने, ये मेरे पास आ गया ब्लैक पेन्स। मेरे पास ब्लैक पेन्स कितने थे? 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स। सब ब्लू पेन्स कितने हैं?
x+5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला होता, ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट, एट द एक्स वाली टर्म्स, x+2x is 3x, and then become 4x, x plus x is x, 2x, 2x plus 2x is 4x, 5 plus 10 is 15. This is going to be a final answer. The total number of pens in the box is 27. Find the number of red pen in the box. Red pens means x value. तो देखो बेटा, टोटल नंबर आपने भी निकाला हुआ है और उन्होंने भी दिया हुआ 27 ऑब्वियसली। तो 4x, 27 minus 15 is 12, x value is 3, you got the value of x। रेड पेन्स कितने आ गए बेटा हमारे पास? 3 आ गए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, नाउ दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द लोसाई चैप्टर, लेकिन पूरा पार्ट लोसाई से नहीं है, इसलिए आपने जरा सुनना है इस क्वेश्चन को। इट सेज देयर इज अ स्केल दैट इज गिवन टू यू दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। सो इफ इन दिस ड्राइंग अगर आप ये देखते हो कि बी से सी फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में इट इज गोइंग टू बी 7 इंटू 50, 350 मीटर हो जाएगा वो। ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपके पास 50 मीटर के बराबर है। बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू मेजर द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो सी फ्रॉम बी का मेजर करना, देखो मेजर इज अ की वर्ड है। मेजर मीन्स यू नीड टू ड्रॉ एनीथिंग, यू नीड टू मेजर फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट। आपने इंस्ट्रूमेंट से देखना है, नो कैलकुलेशन। को साइन रूल, कोसाइन रूल, कोई इस तरह की चीज लगाने मत लग जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ती इसकी। इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्या है कि आपने प्रोटेक्टर लेना है और यहां से बेरिंग सी फ्रॉम बी यूज करना है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ होता है बेटा, आफ्टर बी यू नीड टू मेक अ नॉर्थ। नॉर्थ इज ऑलरेडी देयर, आपके पास ऑलरेडी यहां पर नॉर्थ बना हुआ है बी पर। बी से क्लॉकवाइज एंगल टुवर्ड्स बीसी लाइन, दैट इज योर बेरिंग अराउंड 70। इसको आप देखोगे, सो 070 कुड बी योर आंसर। ये आपका बेरिंग निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, दैट वाज अ जस्ट अ ब्लूप्रिंट, जस्ट अ कॉपी, जो मैंने कोशिश करी थी उसे दिखा दूं, बट इट इज अराउंड 70 है। ठीक है, दिस इज 70। सी इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, देखो यहां पर मैंने इसको ठीक कर लिया है, दैट माय ब्लूप्रिंट ऑल्सो ऑल्सो गिविंग द आंसर ऑफ 70 डिग्री। तो देखो यहां पर आप देखो टॉप से देखना है जहां पर जीरो और लाइन नॉर्थ मैच कर रहा हो, और फिर आप देखो वहां से क्लॉकवाइज आओ, इट इज 70। तो देखो आपके पास आंसर भी कितना आ रहा है? सो दिस एंगल ओवर हियर इज 070, 070 is going to be the bearing from the instrument. Then says D is 250 meter from C and 300 meter from A. So when it says 250 meter from C, तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, ये आपके पास स्केल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप 250 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो बेटा यू विल डिवाइड बाय 50, तो ये जाएगा 5 सेंटीमीटर। यू विल डिवाइड 50 ओवर हियर, यू विल गेट 6 सेंटीमीटर। तो डी इज द पॉइंट फ्रॉम सी, सी से एक पॉइंट है डी, जो कि बेटा 5 सेंटीमीटर पर है, एंड 300 मीटर फ्रॉम ए, और ए से बेटा वो 300 मीटर पर है। सो यू विल मेक एन आर्क फ्रॉम सी, और वो आर्क कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की। और ए से आर्क बनाओगे कितनी सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। तो फ्रॉम हेयर इट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम हेयर इट इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर। तो हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया वहीं से इसको बनाते। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की आर्क को सेट कर लिया है। अगेन मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूंगा। यहां से देखो बेटा, मैं आर्क ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, और फिर 6 सेंटीमीटर की आर्क मुझे ड्रॉ करनी है। सॉरी, 5 सेंटीमीटर की फ्रॉम द अदर पोर्शन।
देखो यहां से 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करूंगा मैं। देखो यहां पर हम लोग ने ये दोनों आर्क ड्रॉ कर लिए। इन दोनों आर्क को बेटा मैं ज्वाइन कर लूंगा विद द स्केल। तो देखो आपके पास ये वैसे एक पूरा क्वाड्रेंटल बनकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट क्वाड्रेंटल हेयर। तो आपने देखो यहां पर यही प्लेसमेंट कर। अगेन एक रैंडम क्वाड्रेंटल बन रहा है। दिस इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ने वहां पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। इसके बाद पार्ट सी है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ, लोसाई। इट इज कंसर्न विद द लोसाई चैप्टर। तो ये आपने ऑब्वियसली आप ड्रॉ नहीं करना। Now we are heading towards question by 11. Question by 11 it says by adding each number correct to one single figure estimate the value of this question. तो देखो आपने हर एक नंबर को वन सिग्निफिक फिगर में कन्वर्ट करना है। 5.32 will be written as 5.3। वन सिग्निफिक सॉरी वन सिग्निफिक फिगर में कन्वर्ट करना है तो 5.3 में 5 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5 के बाद नंबर 5 से बड़ा है, इज इट ग्रेटर देन 5? द वेरी नेक्स्ट नंबर, is it equal to 5 or greater than 5? Sir, it is less than 5. So we won't be adding 1 in the 5 here. So 5 रहने देंगे। डेसिमल के बाद वाले 5 के बाद जितने भी नंबर्स हैं सब जीरो जाते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद वाले जीरो हम नहीं लिखते। तो इट विल बिकम 5। सिमिलरली 3.97 में सबसे पहला सेकंड फिगर है बेटा 3। तो 3 के बाद नंबर 5 या 5 से बड़ा है, यस। तो 3 में वी आर गोइंग टू ऐड 1। और 3 के बाद जितनी भी नंबर्स हैं जीरो कर देंगे, डेसिमल के बाद वाले जीरो हम लोग नहीं लिखते। इट विल बिकम 4। 878, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर इज 8। तो बेटा इसके बाद नंबर या 5 से बड़ा है, यस सर इट इज ग्रेटर देन 5। तो बेटा यहां पर 1 ऐड कर देंगे, बिकम 9। और 7 और 8 की जगह जीरो डाल देंगे। 8 के बाद जितने भी नंबर्स हैं सब में जीरो आ जाएगा, क्योंकि इधर ये डेसिमल के बाद वाले नंबर्स नहीं है, इस वजह से इनकी जीरोस लिखे रहेंगे। सो वी विल कन्वर्ट दिस इन 900। सो माय क्वेश्चन विल बी कन्वर्ट इनटू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट 900। 9/30। 900 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, डबल जीरो का स्क्वायर रूट 10 हो गया। एंड देन यूल फाइंड आउट द आंसर कि आपके पास ये 9/30 आफ्टर कैंसिलेशन, 3 9 और 3 10 30। तो बेटा 3/10 लिखना चाहो, आप यहां पर 3/10 लिख दो। ठीक है ना। और अगर किसी ने 0/3 लिख दिया, 0.3 लिख दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है। In next question, question number 12, it says a is equal to 5b plus 7. Find the value of a when b goes to -2. So you'll just put b is equal to -2 here. This is called evaluation. So you have to write down here b goes to -2. आपने लिखा हुआ दिखाना है। 5 11 -2 -10. -10 plus 7 is -3. The value of a is -3 here. Then again it says c equals to 4d minus 9. You have to arrange and make d as a subject. तो देखो बेटा मैं 9 on the left hand side becomes c plus 9 is equal to 4d. 4 will divide by on the left hand side, it will become c plus 9 divided by 4, the value of d. The value of d is c plus 9 upon 4. D is subject now. ठीक है। In next question, Kamal records the number of phone calls he received at work each day for 20 days. The results are shown in a table. The number of phone calls 0 to 5 phone calls, 6 to 10 phone calls, 11 to 15 calls, 16 or more phone calls. उनकी frequency यहाँ पर लिखी हुई है. They have already given the frequency here. It says find the relative frequency of the Kamal receiving 0 to 5 phone calls at work in one day. So relative frequency is 0 to 5 की frequency कितनी है? 9. 9 divided by total frequency. Total frequency कितनी है? 9 plus 5,
14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20 डेज लिखा हुआ है यहाँ पर देखो ऑलरेडी। तो 9/20 is the relative frequency of Kamal receiving a call from 0 to 5. Then it says Kamal works for 160 days. Find a number of these days Kamal would expect to receive 11 or more phone calls at work. देखो 11 और मोर फोन कॉल्स एट वर्क, तो देखो यहां पर जब वो 20 डेज काम कर रहा है, इन 20 डेज 11 और मोर फोन कॉल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? दीज आर 6। तो 160 डेज में कितनी होंगी? दे नीड टू फाइंड आउट दिस वन। तो यहां पर बेटा हम लोग डायरेक्ट रिलेशन को प्रायोरिटी देते हैं, जाहिर सी बात है डेज बढ़ जाएंगे तो 11 और मोर फोन कॉल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। तो देखो 20 डेज में 6 हैं, 160 डेज में कितनी होंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 20 × x, 6 × 160। तो बेटा this 0 and 0 will be cancelled. 20 ones are 2 threes are. The value of x is equal to 16 into 3. So 16 into 3 is going to be 48. So you'll receive 48 phone calls, which are the frequency of 11 or more phone calls is going to be 48 in 60 days. Next, it says question number 14, write 42 six zeros in a standard form. Standard form में बेटा आपका डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। तो राइट नाउ योर डेसिमल इज ओवर हियर, इट शुड बी आफ्टर 4। तो बेटा जितना बैकवर्ड करोगे, बैकवर्ड इज एडिशन, राइट? तो मैंने 6 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करा, तो इट बिकम 4.2 10 टू पावर 7। जितना बैकवर्ड मूव करोगे उतनी पावर्स में पॉजिटिव में आंसर आएगा, 10 की पावर पॉजिटिव में आंसर आएगा। So it become 4.2 10 to the power 7. You need to write the answer in the answer space. It says evaluate in part B. Evaluate means you need to show every working evaluation दिखानी है आपने किस तरह इसका आंसर निकाल रहे हो, आपका क्या तरीका है आंसर निकालने का। So again, since we have 10 to the power -4 and 10 to the power -3 and we have a addition sign over here, we need to add these two values. अब देखो इट्स टोटली डिपेंड कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हो। आइदर आप पूरा डेसिमल रिमूव कर देते हो, या आप कोशिश करते हो कि सर लेट जस्ट मेक द एक्सपोनेंट इक्वल, दोनों के एक्सपोनेंट -3 कर लें। तो 1.3 10 टू पावर -4 है ना बेटा यहां पर। तो इफ आई मूव द डेसिमल बैकवर्ड, इट विल बिकम 0.13। बैकवर्ड इज एडिशन, तो 10 की पावर -4 प्लस 1, थोड़ा स्टेप में बढ़ा देता हूं एक, -4 प्लस 1, क्योंकि आपने बैकवर्ड करा है, आपने अपने डेसिमल को पीछे मूव करा है। सो इट बिकम 0.13 10 टू पावर -3 हो जाएगा। बैकवर्ड इज एडिशन, -4 प्लस 1 इज -3। नाउ यू कैन टेक -3 एज कॉमन। Now, if you add them, 0.13 plus 7.4, see, 0.13 plus 7.4, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है, ये हमने पहली क्लासेस में सीखी में बातें। तो ये तो 3 हो जाएगा, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 7, 7.53, डेसिमल के नीचे डेसिमल ये आएगा यहाँ पर, राइट? सो इट बिकम 7.53 10 टू पावर -3। तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, गिव यू आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो वी डोंट हैव टू डू थिंक ऑफ मच, हमारे पास डायरेक्ट आंसर 7.53 10 टू पावर -3 आ रहा है। ठीक है ना? Moving on to the next question, question number 15. See, they are saying triangle ABC is mathematically similar to triangle CBD. So ABC triangle is this one, and CBD triangle is this one. अब देखो यहीं से मुझे पता चल रहा है कि ए के अगेंस्ट, देखो यहां पर एक सिंगल एंगल बनाया हुआ है, सिंगल एंगल की लाइन, यहां पर भी सिंगल एंगल की लाइन बनाई हुई है,
और वैसे भी यहां से भी हमें चल रहा है कि ए के अगेंस्ट वी हैव सी, कॉरेस्पॉन्डेंसी चेक कर लो। बी के अगेंस्ट ऑलरेडी वी हैव बी, देखो ना यहाँ पर। अब देखो सी के अगेंस्ट यू ऑलरेडी गॉट डी ओवर हियर। तो देखो यहां से भी पता चल रहा है, यहाँ पर डबल एंगल से शो करा हुआ है, यहाँ पे भी डबल लाइन से शो करा हुआ है एंगल को, तो दोनों के एंगल बराबर नहीं है ऑब्वियसली। जब दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली ये थर्ड पेयर हमारे पास भी बराबर होगा। बट एनीवेज दे हैव टोल्ड यू कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैथमेटिकली सिमिलर। इफ दे आर सिमिलर तो देखो बेटा, ए बी ओवर सी बी, ए बी ओवर सी बी, बी सी ओवर बी डी, और ए सी ओवर सी डी, ये हमारे पास इनका रेशियो बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा अगर ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी डी। हमें बी डी मालूम करना है। व्हाट वैल्यूज डू वी नो द वैल्यू ऑफ ए बी 5, वी नो द वैल्यू ऑफ सी बी विच इज 8, वी नो द वैल्यू ऑफ बी सी विच इज 8 ऑब्वियसली, और वी नो द वैल्यू ऑफ बी डी। यस, वी नीड टू फाइंड आउट दैट वैल्यू बी डी। अब देखो मैं इसको लिख नहीं रहा, आई एम नॉट राइटिंग दिस वन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन बनकर आ गई है। आई एम गोइंग टू मेक बी डी एज अ सब्जेक्ट, तो बी डी इधर 5 से मिलता हो जाएगा और ये 8 इधर 64 हो जाएगा। सो बी डी वैल्यू इज 64 डिवाइड बाय 5। मैंने आपको डिवाइड बाय 5 का आंसर बताया था कि किस तरह निकालते हैं, कि डिवाइड बाय 5 को तो आप इजी निकाल सकें। तो देखो 60 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने। व्हाट इज 60 डिवाइड बाय 5? सर 60 डिवाइड बाय 5 इज 12 एंड 4 डिवाइड बाय 5 इज 0.8। तो बेटा ये देगा 12.8 सेंटीमीटर। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, पेपर में भूल गए हैं, तो दैट डोंट वरी, आप 64/5 ही लिख दें, ये भी लिख सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। बट इट्स बेटर राइट 12.8, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने 12.8 में आंसर दे दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज R region is defined by three inequalities. Find and label the region R. The first thing first, we need to write down this y is greater than equal to x को y is equal to x plus y is equal to 4 and x is equal to 0। पहले इन लाइंस को हमें बनाना पड़ेगा। एंड अच्छी बात ये कि ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जब भी बेटा लेस देन इक्वल टू होता है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, यू मेक अ सॉलिड लाइन। सो लेट जस्ट मेक अ सॉलिड लाइन हियर। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? मैंने यहां पर x या 1 डाला, आई गॉट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2। मैंने x या 0 डाला, y की वैल्यू 0 आ रही है। सो यू गॉट द पॉइंट, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 आ रही है। सो वी गॉट द लाइन y is equal to x, this one is y is equal to 2x। then we have a line x plus y equals to 4। ये लाइन सबको याद होनी चाहिए वैसे तो, बट स्टिल इफ यू डोंट नो तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आप यहां पर x की जगह 0 डालोगे, you'll get the value of y equals to 4। अगर आप y की जगह 0 डालोगे, you'll get the x equal to 4 here। So you got 0, 4 point and you got 4, 0 point। तो 0, 4 and 4, 0। देखो हमारे पास ये लाइन भी बन गई यहां पर। तो आपने कोई से भी दो पॉइंट्स निकालने हैं, लेट्स प्लॉट दिस लाइन। ठीक है ना। एंड देन यू गाइस नो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? सर x इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। सर ये तो y एक्सिस है, तो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस y एक्सिस हियर। y एक्सिस पे सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो वी नीड टू लेबल द रीजन R जो कि इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x का मतलब है वी आर इंटरेस्टेड अबव दिस रीजन, हम इसके अबव रीजन पर इंटरेस्टेड हैं। ग्रेटर देन का मतलब है वी आर इंटरेस्टेड अबव दिस।
तो इसका मतलब हम इसके बिलो में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं काम करता हूं, बिलो वाले को शेड कर देता हूं, द रीजन नॉट इंटरेस्टेड रीजन, अनवांटेड रीजन। ठीक है ना। देन इट सेज x plus y is less than equal to 4. So this one is less than equal to 4. We are interested below this line. So I'm going to shade the unwanted region. मैं इसके above interested नहीं हूं. Then it says x is greater than equal to 0. We are interested right side of this line. हम इसके left side में interested नहीं है. So we are interested on the right hand side. तीनों का interested region बेटा ये हमारे पास R. तो मुझे shade नहीं करना. I know this. I don't have to shade this region. अनवांटेड रीजन को मैं शेड नहीं करना, आई जस्ट हैव टू लेबल दिस वन। तो मेरे लिए सिर्फ लेबलिंग काफी है, मुझे लेबलिंग करना था, इसलिए इसको शो करने के लिए मैंने अनवांटेड रीजन को शेड कर दिया, जो कि अब हमारे कोर्स का पार्ट भी है। तो इससे ज्यादा आसान काम हो गया आपको बताने के लिए। ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज अ सर्कल थ्योरम क्वेश्चन। कह रहा है एक्स की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। तो अगेन देखो, इफ यू कैन सी के बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आई टोल्ड यू पीपल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस इन अवर कोर्स। अगर ये एंगल 20 है तो बेटा दिस एंगल विल आल्सो बी 20, राइट। और आप अगर गौर से देखो तो बेटा दिस वन ए बी सी इज अ साइक्लिक ऑर्बिटल, ए बी। ये साइक्लिक ऑर्बिटल है। साइक्लिक ऑर्बिटल में बेटा अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी ये देखो 120 प्लस दिस होल एंगल। तो आई एम गोना से कि 120 प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एक्स की वैल्यू इज गोइंग टू बी 40 डिग्री है। एक्स की वैल्यू 40 आ गई। देन वी हैव वाई वैल्यू। वी नीड टू फाइंड आउट दिस वाई वैल्यू। अब देखो ये वाई वैल्यू मुझे मालूम करनी है, और यहां पर आपके पास you need to think of any circle property or any triangles over here as well, क्योंकि ट्राइंगल भी बन रहे हैं यहां पर। तो देखो यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इफ यू कैन सी के दिस एंगल इज गोइंग टू बी 140। क्यों 140 होगा? दिस इज द ट्राइंगल हियर। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 140। सो 180 में से 20 और 20 माइनस करा, यू गॉट 140 है। ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल था ना हमारे पास। अब आप देखो यहां पर दीज आर टू रेडियस, एंड दे आर ज्वाइनिंग एट द सर्कमफेरेंस एट द सेम पॉइंट। तो देखो यहां पर ये जिस तरीके से बेटा ये कर्व बन रहा है, उस तरीके से यहां पर भी कर्व बन रहा है इन द सेम डायरेक्शन। बट इसका हाफ होगा यहां पर, यानी y इज इक्वल टू 70 है। 140 डिवाइड बाई 2। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर। इट इज गोइंग टू बी 70 डिग्री है। तो y की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई? 70 डिग्री आ गई। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, इट सेज evaluate 125 power minus 1 by 2, it's power minus 1 by 3. So evaluate means you need to show the working। डायरेक्ट आंसर मत लिख दिएगा। आपने पहले पावर को पॉजिटिव बनाया, इट बिकम 1/125 की पावर 1/3। पावर रेसिप्रोकल नहीं होती, पावर रेसिप्रोकल नहीं होती। पावर नीचे आकर पॉजिटिव हो गई, डिनोमिनेटर में आकर। तो आप देखो, कैन आई राइट 125 एज 5 पावर 3? यस। आई वुड हाईली रिकमेंड कि डायरेक्टली बेटा इसको 125 की पावर क्यूब रूट को 5 ना लिखें डायरेक्टली, आप 5 की पावर 3 लिखें, देन शो द वर्किंग कि मैंने यहां पर 3 से 3 कैंसिल कर दिया, बिकॉज आई नो कि 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा आपके पास इट इज गोइंग टू बी 1/5 हियर। सो योर वैल्यूएशन इज 1/5। इवैल्यूएट करके आपका आंसर कितना आ रहा है? 1/5 आ रहा है। देन इट सेज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस अगेन, सिंप्लीफाई में भी आपने पूरी वर्किंग शो करनी है।
देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, ब्रैकेट के अंदर वी हैव टू एज, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, सो वी कैन अप्लाई द इंडाइसिस प्रॉपर्टी के बेसिस सेम है, पावर आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड, इट बिकम्स 4 हियर, होल ब्रैकेट पावर 3/2, ए स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ठीक है ना। नाउ वी कैन सेपरेट द पावर फॉर द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 4 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 को आपने लिखा 2 की पावर 2, द पावर इज 3/2 हियर, अगेन यू कैन सी कि आपके पास यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल eventually become a power 3 divided by 2 का क्यूब, now you know this, ये a का क्यूब अपॉन 2 पावर 3 इज 8, तो a क्यूब अपॉन 3 हमारे 8 क्यूब अपॉन 8 हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये पूरा डिटेल आंसर है, सिंप्लीफिकेशन आपने डिटेल में करके दिखाओगे, सो हाईली लाइकली टू गेट फुल मार्क्स with all these working. Now in question number 19 it says the mass of the bag of almond is 125 grams, correct to the nearest gram, to the nearest gram का मतलब है 1 ग्राम, write down the lower bound of the mass of the bag of the almonds, तो 1 ग्राम को आप डिवाइड बाय 2 करें, 0.5, लोअर बाउंड चाहिए 125 माइनस 0.5 ग्राम्स, so it become 124.5 grams, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस 124.5। देखो लिखा हुआ है अ बॉक्स ऑफ लार्ज, अ मास ऑफ लार्ज बॉक्स इज 500 grams, correct to the nearest 10 grams, the mass of the small box is 250 gram, correct to the nearest 10 grams, तो calculate the upper bound of the difference between the mass of the large and the mass of the small box। देखो डिफरेंस ऑफ मास निकालना हो ना, तो लार्ज बॉक्स का मास माइनस स्मॉल बॉक्स का मास, ये करेंगे। लेकिन डिफरेंस ऑफ मास का बेटा आपने अपर बाउंड निकालना है, क्या निकालना है, अपर बाउंड। तो अगर आपने डिफरेंस ले रहे हो, डिफरेंस का अपर बाउंड चाहिए, तो आप पहली वैल्यू का अपर बाउंड और दूसरी वैल्यू का लोअर बाउंड। तो देखो बेटा, लार्ज बॉक्स का अपर बाउंड चाहिए, लार्ज बॉक्स का 500 ग्राम से, 500 ग्राम में बेटा 5 ऐड कर लोगे, 505 ग्राम हो जाएगा। स्मॉल बॉक्स 250 ग्राम है, इसका लोअर बाउंड चाहिए, 245 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो इनका डिफरेंस जब आप निकालोगे इट इज गोइंग टू बी 260, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, डिफरेंस का अपर बाउंड निकल कर आ गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इट सेज फाइंड द एफ इनवर्स, फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ इनवर्स निकालना है। गाइस नो दिस, एफ एक्स की जगह आई कैन राइट वाई। अच्छा, मैं यूजुअली स्टार्टिंग में क्या कर लेता हूँ, स्वैपिंग कर लेता हूँ, कि मैं वाई की जगह एक्स एंड एक्स की जगह वाई लिख दिया मैंने, एंड देन आई मेक वाई एज अ सब्जेक्ट हियर। तो ये देखो 5 मतलब एक्स 5x, 2 माइनस 4y, 4y on the left hand side becomes minus plus 4y, 5x on the right hand minus 5x। तो अब मुझे y को, ये स्वैपिंग करने के बाद जो है ना, y को सब्जेक्ट बना रहा हूं, 2 - 5x, तो स्वैपिंग करने के बाद जो y सब्जेक्ट बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर f इनवर्स, दैट इज योर f इनवर्स, ठीक है ना। देन इट सेज, देन इट सेज फाइंड, सिंप्लीफाई f ऑफ x एंड f ऑफ 2x। देखो सबसे पहले तो f ऑफ 2x समझो, ये आपके पास f ऑफ x है ना, x को रिप्लेस कर दो 2x से, तो f ऑफ 2x हो जाएगा, 2 x 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 हो
तो अब मुझे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू एक्स करना है। तो देखो एफ ऑफ एक्स से 2 - 4x अपॉन 5। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू एक्स कर दिया मैंने। आई टुक दी एलसीएम हियर। अब मैं क्योंकि एलसीएम लेकर सिंगल फ्रैक्शन में कर रहा हूं बेटा इसे, तो देखो मैं यहां पर याद रखिएगा बेटा, ये माइनस दोनों से मिला होता है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ब्रैकेट ओवर हियर। मैं जब भी यहां पर ब्रैकेट लगा रहा हूं, अक्सर बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, इस वजह से मसला होता है। तो मेक श्योर बेटा ये ब्रैकेट जरूर लगाएं, वरना तो माइनस को दोनों से मिला कराएं, -2 + 8x हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो यूल गेट +2 - 2 कैंसिल, -4x + 8x इज 4x। देखो ये -+2 कैंसिल हो गया, 8x -4x कितना हो गया, 4x हो गया। अपॉन 5 इज गोइंग टू बी आंसर। ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 इन विच सेज वी नीड टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम। तो देखो हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू चेक कि क्या ये हिस्टोग्राम इक्वल इंटरवल वाला हिस्टोग्राम है या फिर अनइक्वल इंटरवल है। जैसे यहां पर विड्थ जिसको हम इंटरवल्स कह रहे हैं, तो 120 - 100 इज 20 इसकी विड्थ है, 140 - 20 इज 20 इसकी विड्थ है, 150 - 140 इज 10 इसकी विड्थ है। तो अनइक्वल विड्थ वाला आ रहा है ये, और ये भी 10 आ रहा है। तो दिस इज अनइक्वल विड्थ हिस्टोग्राम। अब मुझे एक और जगह से पता चल रहा है कि जब भी आप अनइक्वल विड्थ वाला हिस्टोग्राम बनाते हो तो यू ऑलवेज प्लॉट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो वाई एक्सिस में देखो वी गॉट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हियर, राइट? तो यहां पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें निकालनी है। एंड हाउ विल यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? देखो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ। तो 28 / 20, ये देखो उसने ऑलरेडी इसका आंसर निकाल के हमें दिया हुआ है। 28 / 20 इज 1.4। ये ऑलरेडी इसने 100 से लेकर 120 तक का हिस्टोग्राम इसने बनाकर दिया हुआ है हमें एक बार। और हमें पता है ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.2। क्योंकि देखो अगर आप वाई एक्सिस पे देखो, आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ एवरी 1 यूनिट यू गॉट 5 बॉक्सेस। तो 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 बॉक्सेस, 0.2। और एक्स एक्सिस तो अभी हमें निकालना तो नहीं है, लेकिन लेट से हर 10 बॉक्सेस के बाद 10 का डिफरेंस है, तो 10 / 10 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो दिस इज 1.4। ऑलरेडी बेटा हमने फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब आप 60 / 20 करोगे, यू गेट 33। 68 / 10 करोगे, यू गेट 6.8। और 24 / 10 करोगे, यू गेट 2.4। देखो इन्होंने पेपर 1 के नॉन कैलकुलेटर वर्जन के हिसाब से कैलकुलेशन दी हुई है। 60 / 20 इज 3। तो अब देखो आपने 120 से 140 तक 3 तक का ग्राफ बनाना है। ठीक है ना? देन यू हैव 140 से 150 तक 6.8 का। तो 6.8, ये 6 पर आया, 4 बॉक्सेस 6.8। एंड देन 150 से 160 तक 2.4। 2 के बाद 4 बॉक्सेस, 2 के बाद 2 बॉक्सेस 2.4 हो जाएगा। एक बॉक्स 0.2 के बराबर है। दिस इज अ कंप्लीट हिस्टोग्राम है। अच्छा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द डायग्राम। बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन का डायग्राम है ये। और यहां पर आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, बट सेज बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो मैंने x इज इक्वल टू 2 को सबसे पहले फोकस रखना है, और डायग्राम पे जाना है। x इज इक्वल टू 2 पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मींस यू नीड टू पुट अ स्केल ओवर हियर, और स्केल इस तरह रखना है कि इससे वो इस पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे टच करता हुआ जाए बस।
तो देखो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2 को टच करता हुआ जा रही है लाइन, राइट। तो अब यहां पर इस लाइन से आपने दो पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं, दो पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं जो कि इसको एक्सटेंड कर लें, बेशक जितना एक्सटेंड करना चाहे आप कर लें, पर आपने इस लाइन से दो पॉइंट ऐसे निकालने हैं जिनसे आप ग्रेडियंट निकालेंगे इस लाइन का। एनी टू पॉइंट्स व्हिच यू आर श्योर अबाउट इट कि यार ये दो पॉइंट्स मुझे पक्के बताएं कि ये दो पॉइंट्स लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है ना। तो कोई डेसिमल में भी हो तो आपको पता हो। अब आपको पता है एक्स एक्सिस में वन बॉक्स, वन टाइनी स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.2, और ऑन वाई एक्सिस, on y-axis one tiny small box is equal to 0.2, and on x-axis one tiny small box, देखो वन का डिफरेंस है आफ्टर एवरी 10 बॉक्सेस, इक्वल टू 0.1। तो ये लेबलिंग आपको पता हो। तो अब यहां पर अगेन लेट जस्ट सी एनी टू पॉइंट्स जो कि मैं बहुत श्योर हूं कि भाई ये दो पॉइंट्स हमारे पास फिक्स हैं जो कि इस लाइन पर लाई करते हैं। देखो हाउ अबाउट दिस पॉइंट, हाउ अबाउट दिस पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा दिस पॉइंट इज 0.5 पे वन आ रहा है, एंड जो कि इजी टू वर्कआउट हो, हमारे लिए कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और देखो -1.55 बेडिंग 0.2, तो एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, तो एक तो बेटा 0.5 पे आई एम गेटिंग 1, और एक -1.5 पे आई एम गेटिंग 0.2, नो इट्स 0.4। तो अब आपने ग्रेडियंट किस तरह निकालना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो ग्रेडियंट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0.4 माइनस 1 एंड -1.5 माइनस 0.5। -0.6 माइनस 2.0, दैट दिन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 6 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 0.6 डिवाइड बाय 2, विच इज गोइंग टू बी 0.3 है। तो 0.3 आपका ग्रेडियंट आ रहा है पेपर में, इसकी रेंज गिवन होती है। अगर आपका आंसर उस रेंज के अंदर आ रहा है देन टोटली फाइन कि आपका आंसर, जैसे 0.2 से लेकर 0.4 तक की इन्होंने रेंज दे दी, तो सबका आंसर सेम नहीं आएगा, क्या पता 0.25 किसी का आंसर आया, क्या पता 0.29 किसी का आंसर आ जाए, 0.3 आ रहा है मेरा। तो इस तरह आपके पास हो सकता है। देन व्हेन इट सेज ड्रॉ अ सूटेबल लाइन, आई टोल्ड यू पीपल, कभी भी ये सूटेबल लाइन ड्रॉ करने के लिए कह दे टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस न्यू इक्वेशन, तो मैंने आपको बताया था दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। तो बेटा आई टोल्ड यू पीपल कि आपने करना क्या है, उस लाइन की इक्वेशन किस तरह निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन किस तरह निकालेंगे, कर्व इक्वेशन माइनस न्यू इक्वेशन। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x प्लस x/2, और न्यू इक्वेशन क्या है, 1/x माइनस 5x/2 प्लस 1। अब इनको माइनस करवा देंगे, माइनस करवाने का मतलब ये है कि बेटा जो डिनोमिनेटर में जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उन टर्म की, उसकी साइंस सारी चेंज हो जाएंगी। देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो y-0 इज गोइंग टू बी y प्लस 1/x, -1/x कैंसिल हो गया, देन प्लस x/2 प्लस 5x/2। देखो यहां पर ये प्लस x/2 है, तो देखो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3x-1 लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए बेटा आपने से कोई से भी दो पॉइंट सही होते हैं। आपने x किया 0 पुट करा, y की वैल्यू -1 आ रही है, आप x किया 1 पुट कर लें, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आपके पास दो पॉइंट आ गए, 0, -1 एंड 1, 2। तो 0, -1, लेट जस्ट प्लॉट दिस पॉइंट,
फिर है 1,2, सो 1,2 पॉइंट is over here. So I'll make a line like this. ठीक है ना? अब जहां पर ये दोनों लाइन, जहां पर ये लाइन कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट एक्स वैल्यू। यहां पर एक्स की वैल्यू आ रही है 0.9, और यहां पर एक्स की वैल्यू आ रही है वट एवर द वैल्यू इज, वो आपने यहां पर लिखनी है। ठीक है ना? सो इट इज 0.-0.45 एंड इट इज 0.9। तो -0.45, 0.9, ये हमारे पास दो वैल्यूज निकल कर आ गई जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को। अच्छा, मैट्रिसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ, तो मैट्रिसेस अब हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिलेबस का पार्ट नहीं है, पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। ओके, देन से इस क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। सॉल्व मींस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। आई एम गोना टेक द एलसीएम x-1 x-3। तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 से, एंड दिस 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x-1। देखो एक्स स्क्वायर -3x -5x+5। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करवा दें, x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3, माइनस मल्टीप्लाई बाय x -x, माइनस मल्टीप्लाई बाय -3 इज +3। एक्स स्क्वायर -8x+5, डिनोमिनेटर में देगा एक्स स्क्वायर -4x+3 इज इक्वल टू 1। देन अगेन एक्स स्क्वायर -8x, कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती यहां पर, ये पूरा इधर 1 से मिला हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -4x+3 प्लस एक्स को कैंसिल, 5 -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 ÷ 4, एक्स की वैल्यू बेटा यहां से क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। सो गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 1/2, या कोई 0.5 भी लिख दे, दैट डजेंट मैटर, बात तो एक ही है। ठीक है, देन वी हैव अ क्वेश्चन हियर। यस, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। कह रहे ओ सी बी इज अ ट्राइंगल, ओ सी बी इज अ ट्राइंगल, ए इज द पॉइंट ऑन ओ सी such that OA and AC is 1:3। OA is 1 or A ratio AC is 3। So this is the ratio, not the value। Again, ratio है, value नहीं है। X is the midpoint of BC and OA is small a, OB is small b। Find a position vector of X। Position vector X का मतलब क्या है? What does this mean? Position vector of X, it means you have to find a vector OX। याद रखिएगा, you need to find out OX here। तो आपने ओ एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर ओ एक्स से मैं कैसे निकालूंगा? मैं ओ से बी जाऊंगा, एडिशन ऑफ वेक्टर आई एम यूजिंग, और बी से एक्स जाऊंगा। अब ओ से बी वेक्टर इज ऑलरेडी गिवन टू यू, स्मॉल बी, बट वी डोंट नो वैल्यू ऑफ बी एक्स। बट वी नो वन थिंग कि अगर मुझे बी एक्स निकालना है, तो बी एक्स इज गोइंग टू बी द हाफ ऑफ, सिंस एक्स इज द मिड पॉइंट, तो बी सी का हाफ बेटा बी एक्स आ जाएगा। अब इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए मुझे काम करना है बीसी का हाफ। तो सर अब अगर आपको बीसी वेक्टर निकालना है, सो हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट? तो देखो, बीसी वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा? मैं बी से ओ जाऊंगा और ओ से सी जाऊंगा। ठीक है, अब बी से ओ तो माइनस बी है, ओ से बी प्लस बी है, तो बी से ओ माइनस बी हो जाएगा। अब मुझे ओसी वेक्टर नहीं पता, लेकिन ओसी वेक्टर में बेटा मुझे रेशो पता है। अगर ओ से ए 1A है और इसका रेशो 1 है, तो ए से सी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो ए से सी का भी ये आंसर इन टर्म्स ऑफ ए ही आएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये भी इन टर्म्स ऑफ ए ही आंसर आएगा। अगर इसका रेशो 1 है और इसकी वैल्यू भी ए है,
तो इसका रेशियो 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3a हो जाएगी। तो o से c वेक्टर इज गोइंग टू बी 4a, 1a प्लस 3a, कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास बी सी वेक्टर आ गया 4a-b। तो अगर मैं बी सी वेक्टर का हाफ कर लूं, 4a-b डिवाइड बाई 2 कर लूं, तो मेरे पास bx वेक्टर आ जाएगा। ये देखो हमारे पास bx वेक्टर आ गया। वंस यू नो द bx वेक्टर, देखो 2a-b/2। अब b-b/2 जो लाइक टर्म्स थी उनको बेटा मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। ये जगह 2b-b/2, तो ये 1/2 भी हो जाएगा, या 2b-b 1b हो जाता है, +2a। अरेंज करके लिखना चाहो तो बेटा फाइनल आंसर देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2a+b/2 इज द पोजिशन वेक्टर x। 2a+b/2 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है ना? ये आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास।